हमारा जो टॉपिक बचा था वो था रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप वगैरह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ पंप भी कहते हैं। ठीक है। इस पंप में क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोलिक एनर्जी। जैसे पहले वाले केस में क्या था कि भाई एक जो हमारा जो टरबाइन जो हम पंप पढ़ रहे थे सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसमें रोटेशन के हिसाब से जो प्रोपेलर था वो उसको प्रोपेल करके पानी को, सॉरी इम्पेलर जो था उस वाले केस में जो पानी को इम्पेल कर रहा था, उसके बाद जो पानी रोटेट करके हमारा जो चेंज हो रहा था मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। इस वाले केस में थोड़ा सा बस प्रोसेस डिफरेंट है। इस वाले केस में क्या होता है कि जो ये आप जैसे इसमें होता है एक क्रैंक रॉड। ठीक है। इसमें आप ये पिस्टन और ये डिलीवरी सिस्टम देखो। सबसे पहले ये वाला जो सिस्टम है, जैसे बात जैसे आप होली में पिचकारी लेते हो ना, जैसे आप उस क्रैंक जो पिचकारी होता है उसका जो प्लंजर होता है आप उसको ऊपर करते हो, तो यहाँ पे जैसे जैसे है ना ये अंदर जाता रहता है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज रहता रहता है। फिर जो सम्प का प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब आपको पता है फ्लूइड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो क्या होगा कि इस तरफ हाई प्रेशर हो जाता है और इस तरफ लो प्रेशर ही चलता है। जब ये क्रैंक की जो पोजीशन है, पिस्टन सिलेंडर की जो पोजीशन है, जब इधर आ जाएगी, जब ये इधर मूव करेगा, ठीक है, जब ये क्रैंक है इस तरफ आएगा तो ये इधर आएगा। ठीक है। जैसे ही इधर आएगा इस तरफ के जो में वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम का मतलब ये नहीं नेगेटिव, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है या पानी में। जैसे पानी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा हो तो ये पानी नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने के कारण ऊपर राइज होने लग जाता है। ठीक है। पानी यहाँ पूरे सिलेंडर में भर जाता है। ठीक है। जैसे अब ये पीछे होता है, फिर क्या होता है, क्रैक मूव करके आगे की तरफ आती है, और जैसे ही आगे की आती है तो ये पानी को प्रेस करती है, और पानी प्रेस करता है तो डिलीवरी पाइप से पानी आपके जैसे हैंडपंप या ट्यूबवेल से बाहर आ जाता है। दोनों में प्रिंसिपल सेम होता है। हैंडपंप में थोड़ा सा प्रिंसिपल दूसरा होता है। हैंडपंप में ये होता है कि आपका हैंडपंप मान लो ये ऊपर से कनेक्ट हो गया, तो हैंडपंप में यहाँ एक ऐसे ये हो गया, और ये नीचे पाइप जा रहा होगा जिसको हम बोल देंगे हमारा सक्शन पाइप। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पानी होगा नीचे ग्राउंड में। ठीक है। हमने बोरिंग करने के बाद में यहाँ एक पाइप इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद में क्या होगा, हम यहाँ पे एक जो है एक प्रेशर वॉल्व है या सक्शन वॉल्व जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। और सेम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। जैसे ही केस में आप जो है इसे जो है पहले नीचे की तरफ पुश करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि आप जैसे जैसे ना इसे ऊपर की तरफ लाए और फिर आप उसे नीचे की तरफ पुश करते हैं, तो जैसे आप उसे ऊपर की तरफ लाते हो, तो ऊपर की तरफ लाते हो ना, तो ये जो है ये जो क्रैंक रोड है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आती है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ आती है, जो ये वाला जो प्रेशर रिलीज है ये ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के बाद में यहाँ पे जो पानी होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऊपर राइज करता है। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसमें पानी बढ़ जाता है। ठीक है। और जैसे ही फिर ये दोबारा नीचे आता है, प्रेस होता है, तो ऊपर वाला जो वॉल्व है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की वजह से खुल जाता है, और फिर जो पानी ऊपर की तरफ राइज कर जाता है।
ठीक है, सबसे पहले ऊपर ले गया है, देखो जैसे इसमें सेम केस है, इस वाले केस में सेम है। जैसे ही इसको ऊपर, जैसे समझ लो कि भैया यही हैंड पंप है, मतलब इस तरफ वाला हैंड पंप इंस्टॉलेशन है, इस तरफ वाला। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे आप इसे ऊपर लेके आओगे ना, इस वाले को, तो नीचे जो है यहाँ पे एक सक्शन सा क्रिएट होता है यहाँ पे, जैसे आप इसे ऊपर लेके आओगे। ठीक है, जैसे ही वो सक्शन क्रिएट होगा तो नीचे वाला फुटवॉल ओपन हो जाएगा, कि इधर हाई प्रेशर होगा और इधर लो प्रेशर होगा, तो पानी ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा। फिर क्या होगा कि इसमें एक तरह का नॉन रिटर्न वॉल्व होता है। नॉन रिटर्न वॉल्व का मतलब होता है कि उसमें अब पानी अंदर जा सकता है, एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, कभी वापस अपोजिट डायरेक्शन में पानी नहीं आ सकता। तो इसमें सेम केस होता है। पानी जो होता है इसके ये वाली जो यहाँ पे है, यहाँ पे बढ़ जाता है। मैं एक मिनट थोड़ा और डायग्राम, जैसे और यहाँ पे वाटर है, पाइप नीचे से ओपन है, पानी यहाँ से अंदर आ सकता है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट। ठीक है, ये क्रैंक अटैच्ड है और ये आपका डिलीवरी पाइप है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अटैच्ड है दोनों। तो अब क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो पिस्टन है उसे इस वाले जो क्रैंक, इस वाले क्रैंक को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, कि मतलब हम इस जो लीवर है उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ऊपर की तरफ लेके जाने से क्या होगा, ये जो सेम जो आपका ये सिलेंडर देख रहा है उसमें क्या होगा कि ये जो आपका पोर्शन है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, इधर वाले वॉल्व का पोर्शन। ठीक है, और इधर वाले वॉल का पोर्शन ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। सक्शन प्रेशर का कहने का मतलब है एक तरह से यहाँ पे वैक्यूम होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो जो पानी है इस वाले वॉल से नीचे वाले वॉल्व ओपन हो जाएगा और पानी जो है इस सिलेंडर में भर जाएगा। मैंने बोला नॉन रिटर्न वॉल्व होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी सिर्फ यहाँ भर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ वापस नहीं आ सकता। फिर क्या होगा, जैसे ही ये सिलेंडर आपने ऊपर की तरफ किया, अब आप क्या करोगे, उसे नीचे की तरफ करोगे। जैसे ही दोबारा मोशन उसका नीचे की तरफ आएगा, तो क्या होगा, ये वाला जो सिलेंडर, ये मतलब ऊपर जो पिस्टन लग रहा है, इसे प्रेस करेगा। प्रेस करेगा तो इस तरफ वाला हाई प्रेशर रीजन हो जाएगा और इस तरफ वाला लो प्रेशर रीजन हो जाएगा। तो ये वाला जो पाइप है फिर से ओपन हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला जो वॉल्व है, और ऊपर वाला वॉल्व होगा तो यहाँ का जो डिलीवरी पाइप होगा उसमें पानी भर के यहाँ से जो है आपका हैंड पंप से बाहर आ जाएगा। तो दोनों में जो रेसिप्रोकेटिंग और ये इन दोनों में जो है एक ही तरह के होते हैं, ये दोनों हैंड पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो हम यहाँ से जो क्या करते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो हैंड से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या होता है कि ये जो आपका क्रैंक है यहाँ पे एक मोटर इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि वो रोटेट करती रहे और ठीक है, और जो है आपको पानी प्रोवाइड करती रहे। लेकिन सिंगल जो एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं उसमें एक प्रॉब्लम होती है, कि उसमें प्रॉब्लम होती है कि पानी क्या होता है कि थोड़ा डिलीवरी जो है उनकी धीरे होती है। मतलब जैसे हम हैंड पंप में भी काम करते हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर नीचे के मोशन करवाते जाओगे तो पानी ऐसे आता है, थोड़ा आएगा फिर थोड़ी देर और फिर आएगा, फिर थोड़ा आएगा फिर थोड़ा आएगा। सिंपली सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी सेम होता है कि भाई पानी जो रुक रुक के आता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं, जिसमें है, दिखाता हूं आपको। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है कि इसमें
4 वॉल्व होते हैं, जैसे ये वाला कंसीडर करो आप, ठीक है। एक यहाँ एक वॉल्व होगा, एक यहाँ एक वॉल्व होगा, एक यहाँ एक वॉल्व होगा और यहाँ एक वॉल्व होगा। तो जैसे ही सबसे पहले ये पिस्टन इधर जाएगा, तो इस वाले जो हम 2 हाफ में इसको कंसीडर करेंगे, जैसे ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है, ठीक है। ये 4 वॉल्व है, ये ध्यान देख लेना, ठीक है। तो जैसे आप इधर लेके आओगे, तो अगर आप इतना पार्ट कंसीडर करो, तो यहाँ पे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो पानी है ऊपर की तरफ राइज करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ये इस तरफ आएगा, तो ये प्रेशर लगाएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा इधर वाले पानी पे, और जैसे इधर वाले पानी पे प्रेशर करेगा, तो इधर वाले पानी जो है ऊपर राइज करेगा, ठीक है। जब ये इस तरफ के मोशन में होगा, इधर की तरफ ये पिस्टन, ठीक है, जब इधर आ रहा होगा, तो इस वाले में सक्शन क्रिएट होगा और इस वाले क्रिएशन में डिलीवरी पाइप के थ्रू पानी ऊपर आएगा। तो इस वाले केस में क्या आएगा, सबसे पहले जो सक्शन पाइप है उसकी तरफ जो है पानी ऊपर आएगा और इसमें डिलीवरी पाइप से पानी जाएगा। और जैसे ही आप इस रोड को आगे की तरफ लेके जाओगे, तो इस वाले इधर वाले में जो सक्शन क्रिएट हो जाएगा इस वाले एरिया में, और इधर से पाइप से डिलीवरी हो जाएगी। ये होंगे 2 तरह के होते हैं इसमें। तो एक हो गया सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और एक हो गया डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर से भी बढ़ा सकते हैं, या मल्टीपल सिलेंडर्स यूज करें तो सिंगल सिलेंडर पंप और मल्टीपल सिलेंडर पंप। वैसे ही आपका जो है डिफरेंसेस और ये टाइप्स आपके कोई काम करनी है, सिर्फ आपको तो मेन वर्किंग पे ध्यान देना है कि वर्किंग क्या होती है रेसिप्रोकेटिंग पंप की और उसके कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो हमने मेन कंपोनेंट देखा, एक पिस्टन विद सिलेंडर, एक कनेक्टिंग रोड और एक क्रैंक, ठीक है। और क्या होता है, सक्शन पाइप होती है और एक डिलीवरी पाइप होती है, और एक सक्शन वॉल्व होगा, एक डिलीवरी वॉल्व होगा। हमने देखा 2 वॉल्व होते हैं, एक में से पानी ऊपर नीचे आता है और एक में फिर डिलीवरी पाइप के अंदर जाता है, तो 2 वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेन जो है इसके कंपोनेंट्स है, ठीक है। कनेक्टिंग रोड ये होती है, क्रैंक ये है, पिस्टन जो है ये पूरा जो सिस्टम है ये, ठीक है। सिलेंडर ये वाला जो सिस्टम है, ये नीचे वाला सक्शन पाइप है और ऊपर वाला डिलीवरी पाइप है, ठीक है। चलो एक बार वर्किंग पढ़ लेते हैं। व्हेन क्रैंक स्टार्ट रोटेटिंग, मतलब कहने का मतलब है जब जो हमारा जो हम ये हमारा सर्कुलर सिस्टम जब रोटेट करना स्टार्ट करता है, ये रोटेट करना जब स्टार्ट करेगा, द पिस्टन मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो आपने देखा है कि पिस्टन जो है उस क्रैंक से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक पिस्टन है, ये उस क्रैंक रोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब जब ये रोटेट करेगी, तो ये पिस्टन आगे पीछे होगा। जब आप बोलोगे फॉरवर्ड स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक टुवर्ड्स द क्रैंक, तो पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड। मतलब जब ये स्ट्रोक टुवर्ड्स द क्रैंक होगा, मतलब क्रैंक तो ये है, ठीक है, तो इसकी तरफ जो है आपका पहला मोशन होगा, तो पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा, सक्शन प्रेशर आएगा जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा। इसमें भी एक वॉल्व कनेक्टेड होता है, जैसे वो सब में होता है, नॉन रिटर्न वॉल्व, कि भाई जैसे यहाँ प्रेशर लेस होता है और यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है तो पानी ऊपर राइज करेगा, और नॉन रिटर्न वॉल्व की वजह से इसमें जो है पूरा में पानी भर जाता है। फिर as atmospheric pressure is acting on the free surface of the liquid in the sump, as the pressure of the free surface of the liquid is more than the pressure inside the cylinder, the liquid is forced in the suction pipe from the sump। ही मैंने भी बोला है कि अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा बाहर और इधर प्रेशर कम होगा, तो पानी है ऊपर की तरफ बहना स्टार्ट हो जाएगा। बाय ओपनिंग द सक्शन वैल्यू व्हेन पिस्टन मूव्स बैकवर्ड, अब पिस्टन जब इस तरफ आ रहा है, ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करेगा, और जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेगा, तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि जो ऊपर वाला जो हमने जो हमारा वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा और पानी उससे डिलीवरी पाइप से जहां हमें पानी चाहिए वहां पहुंच जाएगा।
and suction valve closes and delivery valve opens, the liquid is forced into the delivery pipe. अब कोई कहेगा सर इधर प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये वाला वॉल जो है क्यों नहीं ओपन हुआ, नीचे वाला जो सक्शन वाला, क्योंकि एक तरह का नॉन रिटर्न वॉल्व है, पानी इसमें एक बार ऊपर जा सकता है, वापस नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए ओपन नहीं हो पाता, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब बता दो इसमें किसी को डाउट है तो। अब किसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था एक, क्या बता कौन था वो, जिसने पूछा था मेरे से, कोई पहले वाले चैप्टर का था वो, शायद तक एच बार निकालने का था शायद तक कोई। एक मिनट में ना, जितने थे जिनको भी डाउट था, जैसे इस वाले क्वेश्चन था, जैसे सर्कुलर प्लेट दे रखी है, इसमें 3 मीटर की डाया है और इज अंडर वाटर विद इट्स प्लेन, इसमें डायरेक्ट एंगल दिया हुआ है, ये तो आप कर लोगे, इसमें एंगल पहले से ही बना है। एक मिनट, चलो किसने ये पूछा था, मैं ये बताया था एक बार, वो मैं दोबारा बता दूंगा कि भाई इस वाले केस में क्या होता है कि भाई आपको एच बार निकालना पड़ता है, तो मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद वाटर सरफेस इफ द टॉप एज ऑफ द प्लेट इज 1 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। हमें बोल दिया कि भाई एक प्लेट जो है 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये सर्कुलर प्लेट है, और इसका जो टॉप सरफेस है, मतलब प्लेट जो होगी जो इसमें लाई करेगी हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे लाई करेगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये बोला कि ये जो सरफेस है इसका, ये 1 मीटर जो है वाटर सरफेस से नीचे है। ठीक है, ये जो है इसकी जो डायमीटर है ये 3 मीटर है, हमें निकालना है यहाँ का डिस्टेंस इसके एच बार का, तो एच बार में आपको पता है 1 तो आएगा। ठीक है, टॉप मोस्ट सरफेस है। दूसरा मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये, ठीक है, ये वाला, ये जो मैं रेड से कर देता हूँ, ये वाला, फिर इतना डिस्टेंस तो मुझे उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब उसने बोल दिया ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो आपको पता होता है साइन 30 डिग्री होता है, मतलब साइन थीटा मान लो 30 डिग्री, तो आप सोचो इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड, मतलब ये कौन सी होगी, इस वाले केस में हाइट होगी, हाइट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या होगा हाइट, तो ये मान लेते हैं अपन हाइट होगी x, इसकी वैल्यू हमें की जरूरत है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई, ये सेंटर से है, तो रेडियस कितनी होती है, 3 मीटर की डायमीटर देखिए, तो रेडियस हो गई 1.5। और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो x इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.75 मीटर।
ठीक है, अब ये हमारी 0.75 मीटर आ गई, ये वाली जो हाइट है सिर्फ ये। अब उसमें मैं 1 और ऐड कर दूंगा जो मैं पहले से गिवन है, तो हाइट कितनी हो जाएगी 1.75 मीटर। ये ऐसे सॉल्व होता है। अभी बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? अब कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली है ना एंगल नहीं गिवन होता है, ठीक है, कि भाई उसमें ये गिवन होता है, उसमें ये गिवन होता है, कई क्वेश्चन में गिवन होता है कि भाई आपका जो है हाइट जो है उसमें एंगल नहीं गिवन है। कोई आपको ये बोला जाता है कि एक सर्कुलर प्लेट ले ली आपने 3 मीटर की, ठीक है, उसकी जो टॉप सरफेस है वो 1 मीटर नीचे है, ठीक है, 1 मीटर सब एज्यूम कर लो 1 मीटर है, और जो उसका बॉटम सरफेस जो बोला जाता है, जो मतलब ग्रेट लोवेस्ट डिस्टेंस और एक ग्रेटेस्ट डिस्टेंस करके आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बोल दिया उसने 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। जब आप इन दोनों के बीच में देखोगे, अगर एक सर्कुलर प्लेट 3 मीटर की बनाओगे हॉरिजॉन्टल, तो क्या होगा, जब आप 3 मीटर इसमें 1 मीटर में ऐड करोगे 3 मीटर, तो क्या होगा, कितना होगा 1 मीटर प्लस 3 मीटर, 4 मीटर आना चाहिए, लेकिन क्या दे रखा है 2.5 मीटर। तो मतलब ये जो प्लेट है ये इंक्लाइंड है। ये कई क्वेश्चनों में आपको पता नहीं चलता है, तो ये इस क्वेश्चन में ऐसे पता करना होता है, बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ आपको सब पता चल जाएगा। वे टॉप और बॉटम बोलो था वो कितने कितने डिस्टेंस पे, फिर आप देखो कि भाई हॉरिजॉन्टली मेरी प्लेट उससे फिट हो सकती है नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तो मतलब इंक्लाइंड है। और इंक्लाइंड के लिए बस आपको एंगल निकालना पड़ेगा। अब आपको ये दिया 1 मीटर और यहाँ दिया हुआ कितना 2.5 मीटर, तो 1 में से 2.5 गया तो ये हो गया 1.5, ठीक है, और ये हमें पता है ये पहले से 3 मीटर होता है, तो ये इसका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको 3-4 बार समझा चुका हूँ, फिर ये बता देता हूँ, ठीक है, वैसे तो मैंने वो डिस्कस किए थे पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन बताया था, फिर बता देता हूँ कि भाई जो आपको पता चल गया ये 1 मीटर इधर है और 2.5 मीटर आपको इधर पता चल गया, तो अब आपको क्या पता चला कि भाई मेरी जो है ये जो इंक्लाइंड है प्लेट, तो मुझे इतना पता है कि एच बार के लिए 1 मीटर मुझे पहले से गिवन है, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मुझे ये वाली वैल्यू जब निकालनी है तो मुझे ये पता है कि मेरा 1.5 मीटर है, ठीक है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, तो कितना हो गया 1.5 साइन 30 डिग्री। जो सिमिलरली मैंने इस केस में किया वही मैंने उस केस में किया है। क्वेश्चन दोनों सेम ही है, क्वेश्चन दोनों में कोई फर्क नहीं है, जैसा उसने बोला था मैंने वैसे वैसे किया था। तो फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.75 मीटर। जब इसकी वैल्यू मेरी 1.75 मीटर आ गई तो मुझसे पूछा एच बार सी पी, एच बार सी पी क्या होगा, एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए एच बार। आई जी की वैल्यू सर्कुलर केस में होगी पाई डी की पावर बाई 4/64, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, एच की बार हमने निकाल ली, और एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब बताओ फिर भी किसी को डाउट है तो? शिव कुमार, अभी भी तुम्हें डाउट है तो बता दो। एरिया, एरिया कैसा है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। चलो आपने पढ़ा होगा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये तो पढ़ा होगा, ठीक है, आर को लिख सकते हैं d/2, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, इनटू d/2, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4।
तो एक तरह से सिलेबस तो हो गया हमारा। ठीक है, आप में से कोई है ना मुझे ये बताओ कि आपके प्रैक्टिकल में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। देखो सेंटर ऑफ प्रेशर का आपका फॉर्मूले का डेरिवेशन आएगा नहीं, तो जिसको नहीं आता उसमें कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है आदित्य, आप है ना डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। अब आपको है ना कोई सेंटर ऑफ प्रेशर का कोई आपको प्रूफ कभी नहीं पूछता आपके पेपर में। तो अगर आपको कोई प्रूफ करना भी है तो एक बार हम जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो मेरे क्या मैं आपको प्रूफ भी करवा दूंगा एकदम अच्छी तरह से। पर लेकिन प्रूफ आपके पेपर में नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल पे ध्यान दो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो और डायरेक्ट रिजल्ट लो। प्रूफ किसी चीज का नहीं है पेपर में, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और आपको मैंने जो दो पेपर आपको अपलोड किए थे, ठीक है, तो उसमें से एक पेपर मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आपका अगला असाइनमेंट है कि जो आपको सेकंड पेपर है वो पूरा सॉल्व करके मुझे भेजना है। देखो डेरिवेशन पता होता है, आसान होता है, लेकिन डेरिवेशन कोई काम का ही नहीं है तो कोई यूज नहीं होगा उसका। मेरे क्या डेरिवेशन बता देंगे जब उसका चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं, डेरिवेशन ही बता दूंगा। नहीं तो वैसे मैंने क्लास में बताया हुआ है, उसकी वीडियो होगी, आप वहां से देख सकते हो। तो मुझे बताओ आपको प्रैक्टिकल कौन कौन से करवाने हैं। कोई तो बोलो। ऑल में कौन से ऑल है। तो जिसको भी पता हो प्रैक्टिकल तो क्या करना है कि मुझे भेज देना जो यू है। ठीक है, कोई जो जो प्रैक्टिकल है आप मुझे बता देना। ठीक है, कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है और मुझे भेज देना। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिकल होंगे तो वो तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, और जो जो प्रैक्टिकल आपको समझ में नहीं आ रहे वो मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, और अभी किसी को रिवाइज करना है तो चैप्टर 5 जो है हम रिवाइज कर सकते हैं, करना है तो बता दो मुझे। ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करवाता हूँ 5-10 मिनट में, और मैं फिर जो आपको चैप्टर 5 करवाते हैं। ठीक।